जब हवेली की दीवारों पर चुप्पी के साए और गहराने लगे, जब हर कमरा जैसे किसी पुराने अपराध की गवाही देने को बेचैन दिखने लगा, और जब हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट महसूस होने लगी जो किसी पुराने भेद के खुलने का इशारा कर रही थी, तभी दिव्या को उसकी सास सरिता ने एक पुरानी लकड़ी की संदूकची सौंपी, जिसे उसने बरसों से एक तहखाने की दीवार में ईंटों के पीछे छिपा रखा था, और कहा, इसमें वो राज है जिन्हें जानने के बाद तेरी लड़ाई और भी खतरनाक हो जाएगी, पर अगर तू तैयार है तो खोल इसे। दिव्या के हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। संदूकची की हर परत जैसे समय के किसी भूले बिसरे दौर को वापस ला रही थी, और जब उसकी गहराई से एक पुरानी धूल से ढकी डायरी निकली जिस पर लिखा था वसुधा 2005 पर्सनल, तो एक झटका सा उसके दिल में लगा, क्योंकि ये वही साल था जब अविनाश के पिता और वासुधा के इकलौते बेटे रघुवीर प्रताप की रहस्यमयी मौत हुई थी, जो अब तक पूरे परिवार के लिए एक रहस्य ही बनी हुई थी। दिव्या ने कांपते हाथों से डायरी खोली और पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ ले कि मैं अब जिंदा नहीं हूं, और मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं, एक सोची समझी साजिश है जिसमें मेरे अपने ही शामिल है। उस एक लाइन ने जैसे पूरी हवेली की बुनियाद हिला दी, क्योंकि अब तक जिस रघुवीर प्रताप की मौत को एक एक्सीडेंट कहा गया था, वो असल में एक कत्ल था, और उस कत्ल की कड़ी सीधे वासुधा देवी तक जा रही थी। हर पन्ना जैसे एक नया जख्म खोलता गया। डायरी में लिखा था कि कैसे वासुधा देवी अपने बेटे रघुवीर से नाखुश थी, क्योंकि वो अपने पिता की विरासत को जमीन और इंसाफ में बांटना चाहता था, जबकि वासुधा चाहती थी कि पूरा साम्राज्य सिर्फ उसी के नाम रहे। उस डायरी में एक नाम और बार बार लिखा था, आदित्य, और अब तक ये नाम सिर्फ एक परछाई था, लेकिन अब वो परछाई धीरे धीरे शक्ल लेने लगी थी, क्योंकि आदित्य, जो कभी रघुवीर का सगा दोस्त था, अब वासुधा का सबसे बड़ा राजदार बन चुका था। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था कि अगर कुछ हो जाए तो हवेली की असली वसीयत मंदिर के नीचे वाले तहखाने में एक दीवार में छुपाकर रखी गई है, जिसे सिर्फ मयूरी देवी की चाबी से खोला जा सकता है। और ये चाबी अब सिर्फ एक ही इंसान के पास है जो मर चुका है, या शायद अब भी जिंदा है। अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया था जहां जिंदगी और मौत, सच और धोखा, वफा और गद्दारी की लकीरें पूरी तरह धुंधली हो चुकी थीं। दिव्या ने उसी रात एक कसम खाई, अब ये लड़ाई सिर्फ अविनाश के कातिलों से नहीं, उस विरासत से है जिसने मेरी दुनिया तबाह की। मगर अगली सुबह जो हुआ, उसने पूरे वासुधा परिवार को अंदर से हिला दिया। सीमा, जो धीरे धीरे दिव्या के भरोसे में आ रही थी, अब डरी सहमी सी बाहर दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, वीर, वीर नहीं रहा। सब लोग दौड़कर लाइब्रेरी की तरफ भागे, और वहां वीर की लाश एक लाल रेशमी दुपट्टे में लिपटी मिली। उसकी आंखें खुली थी और उसके हाथों में एक ही चीज थी, मयूरी देवी की वही चाबी, जिसे अब तक सिर्फ एक कहानी समझा जा रहा था। दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वीर अब सच नहीं छुपा सकता था, और अब तक के सारे शक, सारे सबूत, सारे संकेत एक ही जगह इशारा कर रहे थे, वासुधा देवी। मगर अब सवाल यह था कि चाबी वीर के पास कैसे पहुंची? क्या वो बदल गया था? क्या वो दिव्या की मदद करने को तैयार था, या फिर कोई तीसरा उसे इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए खामोश करना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, अगला नंबर किसका है? अब हवेली की हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। दीवारों पर जैसे मौत की परछाइयां चलती दिखती थी। नौकर चाकर एक एक करके नौकरी छोड़ने लगे। मंदिर की घंटियां अब डर पैदा करने लगी थीं, और वासुधा देवी ने पहली बार अपने कमरे से बाहर आकर कहा, अब जो होगा वो इस हवेली की आखिरी लड़ाई होगी। और दिव्या, जो अब विधवा नहीं बल्कि रणचंडी बन चुकी थी, सीधी वासुधा के सामने खड़ी होकर बोली, अब वक्त आ गया है आपके राज खोलने का, दादी साहिबा, क्योंकि अब मैं रघुवीर प्रताप की वो कहानी पढ़ चुकी हूं जिसे आपने जलाने की कोशिश की थी। और वो डायरी उसने सबके सामने उछाल दी। एक के बाद एक पन्ने जैसे खंजर बनकर हवेली के लोगों के जहन में ढसने लगे, और अब हवेली के हॉल में जो नजारा था वो किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। एक तरफ रघुवंश की खोई हुई इज्जत की कहानी, दूसरी तरफ छुपे हुए कातिल, और बीच में खड़ी थी दिव्या, जिसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही रंग था,
इंसाफ, और उसकी मांग में सिंदूर नहीं बल्कि अपनों के खून का बदला भरने की आग थी। और अब जबकि एक चाबी, एक तहखाना और एक असली वसीयत अभी भी धूल में छुपे पड़े थे, कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी, क्योंकि अब सिर्फ हक की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी वंश की सच्चाई और मौत के सौदागरों को बेनकाब करने की। और यही थी शुरुआत उस तीसरे अध्याय की, जिसने वासुधा हवेली को इतिहास की सबसे बड़ी विरासत जंग में बदल दिया। जब वीर की मौत के बाद हवेली में मातम की चादर लिपट चुकी थी और हर दीवार एक चीख की गूंज बन चुकी थी, तब भी दिव्या की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक बेचैन ललकार थी, क्योंकि अब उसके पास वो चाबी थी जो तहखाने के रहस्य को खोल सकती थी। और एक रात जब पूरा वासुधा परिवार गहरे सन्नाटे में डूबा था, दिव्या ने मंदिर के पीछे बने पुराने कक्ष में जाकर फर्श पर छिपे हुए उस पत्थर को खोज निकाला जिसे डायरी में चरणवृत्त द्वार कहा गया था। चाबी लगाते ही जमीन थरथराई और एक पुराना सीढ़ियों भरा रास्ता नीचे की ओर खुल गया, जहां हवा में नमी नहीं बल्कि पुरानी किताबों, स्याही और मौत की स्मृति घुली हुई थी। दीवारों पर तेल के पुराने दिए अब भी रखे थे और उस तहखाने में एक लोहे की पेटी रखी थी जिस पर लिखा था, विरासत सिर्फ रक्त से नहीं, न्याय से चलती है। दिव्या ने जैसे ही उसे खोला, उसमें पुराने कागजात, बैंक दस्तावेज, जमीन की असल मालिकी और सबसे ऊपर रखी थी वासुधा देवी की असली हस्तलिखित वसीयत, जिसमें लिखा था कि अगर मेरे बेटे रघुवीर के साथ कुछ हो जाए तो संपत्ति उसकी संतान को दी जाएगी। और यहां एक नाम लिखा था जिसे पढ़कर दिव्या की आंखें फटी रह गई। आर्य प्रताप रघुवंशी। वो स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसे आज तक यही बताया गया था कि अविनाश ही रघुवीर प्रताप का इकलौता बेटा है। लेकिन ये नाम कोई और था, और उसके नीचे एक पुरानी फोटो चिपकी थी, एक छोटे बच्चे की, जिसे देखकर एक साथ सैकड़ों सवाल उसके दिल में उमड़ पड़े। अगले ही पल जब दिव्या वसीयत लेकर हवेली में पहुंची और सबके सामने उसे पड़ा, तो वासुधा देवी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। आर्य आर्य जिंदा नहीं है, वो मर गया था। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने गंगा में बहते देखा था। लेकिन इससे पहले कि दिव्या कुछ कह पाती, हवेली के दरवाजे पर एक तेज आंधी के साथ दस्तक हुई और वहां एक लंबा, सजीला मगर गंभीर चेहरा खड़ा था, जिसने अपनी आंखों में सवाल नहीं, बदला रखा था। उसने हवेली के लोगों की ओर देखते हुए कहा, मेरा नाम आर्य है और मैं अपनी मां की मौत का हिसाब लेने आया हूं। पूरा परिवार सन्नाटे में आ गया। दिव्या पीछे हट गई। वासुधा की आंखें खुली की खुली रह गईं और नंदिनी, जो अब तक सबके राज को पन्नों में दर्ज करती आई थी, फौरन अपने कमरे की ओर दौड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आर्य वाकई रघुवीर का बेटा है तो उसकी डायरी के कुछ हिस्से अब आर्य के हाथ लग सकते हैं, जिनमें न सिर्फ रघुवीर की मौत बल्कि वासुधा की उस रात की बातचीत भी दर्ज थी, जिस रात उसने आदित्य के साथ मिलकर विरासत का खेल रचा था। आर्य ने वसीयत पढ़ी, तहखाने के कागजात निकाले और फिर दिव्या की ओर देखकर कहा, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया, अब इस खेल को खत्म करने में मेरा साथ दो। दिव्या ने सिर हिलाया, लेकिन वासुधा अब भी चुप नहीं थी। उसने सबके सामने घोषणा की, यह लड़का मेरा वारिस नहीं है, मेरी वसीयत तो मैं दोबारा बना सकती हूं। तभी आर्य ने जेब से एक रिकॉर्डिंग निकाली जिसमें रघुवीर की आवाज थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी दौलत और मेरी जमीनें मेरे बेटे आर्य को दी जाए, क्योंकि उसने मेरे जैसे सोचने की हिम्मत की है। वो रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरा हाल स्तब्ध रह गया और पहली बार वासुधा का चेहरा शर्म और डर से झुक गया। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। उसी रात जब सब अपने अपने कमरों में सिमटे हुए थे, आर्य को एक पुराना पत्र मिला जो तहखाने में एक किताब के पन्नों के बीच रखा था। उसमें लिखा था कि रघुवीर की मौत के पीछे सिर्फ वासुधा नहीं बल्कि कोई तीसरा था, और वो नाम था नयनतारा, दिव्या की मां, जिसे सबने एक साधारण महिला समझा था। पर अब इस कहानी में उसका जिक्र होना इस बात का संकेत था कि ये विरासत की लड़ाई अब सिर्फ वासुधा हवेली तक सीमित नहीं बल्कि दो पीढ़ियों के बीच का एक लंबा और खौफनाक इतिहास बन चुकी है। आर्य ने दिव्या की ओर देखा और कहा, तुम्हारी मां और मेरी मां दोनों के खून से यह विरासत रंगी गई है। अब इस कहानी का अंत या तो इंसाफ से होगा या फिर खून से।
और उसी वक्त हवेली के मंदिर में लगी घंटियों ने अचानक तेज आवाज करना शुरू कर दी, जैसे देवी मां खुद इस रणभूमि की गवाही देने उतर आई हो। और तभी हवेली के आंगन में एक पुराना नौकर भागते हुए आया और बोला, मंदिर के नीचे कोई दूसरा तहखाना भी है और वहां किसी का कंकाल मिला है। सबके चेहरे सफेद पड़ गए और अब कहानी ने एक और रहस्य की राह पकड़ ली, क्योंकि शायद वो कंकाल मयूरी देवी का था। और अगर ऐसा था तो वासुधा का साम्राज्य अब ध्वस्त होने ही वाला था।